जितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका आपको कोई भी और सर्विस दे सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, जब आप एक आईएएस ऑफिसर। मैं एक शू कीपर से आईएएस ऑफिसर बना। इट इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी, it is actually about the syllabus that you have to cover in every day. Ultimately UPSC is about revising as much as possible and reading as little as possible. आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा कि चलिए बताइए आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं। मैंने ये देखा कि जो मेरे चेयरपर्सन थे वो एक्चुअली हेड डाउन करके सो रहे थे। इट इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, और उसकी वजह से शायद मुझे ऑल इंडिया रैंक 6 2018 के एग्जाम में प्राप्त हुई। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता। मैं 2019 बैच का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हूं। अभी मैं महाराष्ट्र राज्य में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद धुले यहाँ पे कार्यरत हूं। अभी हाल ही में मेरी पहली बुक यूपीएससी फाइल्स का प्रकाशन हुआ है, और आज मैं आप सबसे इस किताब के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार जोश टॉक में आया हूँ और मैंने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया है, लेकिन आज मैं अपने बारे में ना बताते हुए एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि इस जर्नी में एक एस्पिरेंट से ऑफिसर तक की जर्नी कैसे की जा सकती है, एंड हाउ दिस जर्नी कैन बी मेड वेरी एनरिचिंग एंड फ्रूटफुल फॉर एवरी एस्पिरेंट हु इज ट्राइंग टू क्लियर दिस एग्जाम एंड मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। अब जब मैं आपको किताब के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बताऊंगा, बट मैं अपने जीवन के कुछ किस्से आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि इस जर्नी में आपको किस तरह आगे जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी जर्नी से रिलेट करते हुए आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, कुछ चीज़ें समझ पाएंगे, जिससे मुझे लगता है आपकी जर्नी थोड़ी आसान होगी। इससे पहले जो 2 बार मैं आपसे मिला हूँ जो स्टॉक्स के नेटवर्क पे, उसमें मैंने आपसे ये शेयर किया है कि कैसे मैं एक शू कीपर से आईएएस ऑफिसर बना। उस जर्नी पे मैंने किस तरह के फेलियर्स देखे, किस तरह के सक्सेसेस देखे, किस तरह से परसिस्टेंट रहने की वजह से मुझे बहुत सारी तकलीफों के बावजूद मैं आज आप सबके सामने खड़ा हूँ और इस चीज़ के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। तो मुझे आज ये जर्नी आपके साथ शेयर करते हुए ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं मैंने जो चीज़ें सीखी इस जर्नी में, जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और वहाँ से लेके आज जब मैं एक आईएएस ऑफिसर की तरह महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ों से मैं आपके साथ बहुत कुछ ऐसा शेयर कर पाऊँगा जो शायद आपके लिए नया होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी एस्पिरेंट के लिए जो सबसे 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं इस एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, और उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी होती है उसमें वो होता है आपके लिए किताब चुनना, एक स्टडी मटेरियल की तरफ बढ़ना कि आपको विच बुक्स यू शुड स्टडी, विच बुक्स आर मोस्ट यूज़फुल। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे आज भी याद है कि मैं एक कोचिंग के सामने खड़ा था। उस कोचिंग के सामने एक ज़ेरॉक्स शॉप थी। बिकॉज़ मुझे कोचिंग में किसी से बात करने का मौका नहीं मिला, तो मैं ज़ेरॉक्स शॉप पे चला गया, और जब वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर अगर आप नए हैं एस्पिरेंट और आपका बैकग्राउंड एक कॉमर्स में है, आप यहाँ से आए हैं, आपको इस तरह की जर्नी आपकी रही है, तो मुझे लगता है आपके लिए ये वाला स्टडी मॉड्यूल बहुत अच्छा रहेगा, जिसके अंदर आप पुरानी एनसीईआरटी सारी पढ़ लीजिए। मुझे लगा कि अरे तो बहुत अच्छी एडवाइस है। मैं वो सारी किताबें उस दिन वहाँ से खरीद के घर पे लेके गया। अगले 3 महीने मैंने वो सारी एनसीईआरटी किताबें पढ़ी। सारी एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के बाद जब फाइनली मैंने अपना एनालिसिस किया कि वो 3 महीने में मैंने क्या सीखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो 3 महीने मैंने ख़राब कर दिए, क्योंकि ना तो मुझे ये पता था कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, और ना मुझे ये पता था कि मुझे किस लिए पढ़ना है। तो दोनों ही कारण की वजह से मुझे लगता है कि इट वाज़ नॉट अ वेरी फ्रूटफुल एक्सरसाइज़, और तब शायद मुझे कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ राइट स्टडी प्लान व्हिच इनकॉर्पोरेट्स नॉट ओनली हाउ टू स्टडी बट व्हाट टू स्टडी। तो सबसे पहले व्हाट टू स्टडी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम जो रेफरेंस बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो एनसीईआरटीज़ के अलावा जो बुक्स हैं, एनसीईआरटीज़ देखिए सबको पढ़नी होती है, एंड आई ऑलवेज़ एडवोकेट कि आप लेटेस्ट एनसीईआरटीज़ पढ़िए, क्योंकि इसी वजह से शायद उनको अपडेट किया गया है कि उसी वहीं से आपका सिलेबस यूपीएससी में पूछा जाएगा। ये एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप पुरानी एनसीईआरटीज़ पढ़िए। तो नई एनसीईआरटीज़ पढ़िए, और जब रेफरेंस बुक्स की बात आती है, तो रेफरेंस बुक के लिए मुझे लगता है कि आपको जितना लेस नंबर ऑफ रेफरेंस बुक्स यू कैन यूज़, उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ अल्टीमेटली यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज़ एक्चुअली अबाउट क्वालिटेटिव स्टडी। आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को समझ के समझा सकते हैं, वो आपकी सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करता है यूपीएससी में। ये कभी भी नहीं कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट के लिए आपने कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो आई वुड रियली अर्नेस्टली रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप इस चीज़ में कभी भी ना जाएँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, बल्कि इस चीज़ में जाएँ कि मुझे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो एक हिस्सा एक स्ट्रेटेजी प्लान का ये है, और दूसरा हिस्सा जो स्टडी प्लान का है वो है कि हाउ डू यू मैनेज योर सिलेबस व्हिच इज़ एक्सट्रीमली वास्ट। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मैं उसको कहता हूँ रूल ऑफ 1/2। द रूल इज़ वेरी सिंपल कि आप जितना भी सिलेबस आपको, मान लीजिए आज जब आप मुझे देख रहे हैं, वहाँ से लेके मई के महीने तक अगर आपके पास तकरीबन 5 महीने का समय है, तो 5 महीने के समय में आपको अगर एक्स सिलेबस कंप्लीट करना है, तो 2.5 महीने में आपको x/2 करना है, और उसको तोड़ते-तोड़ते आपको एक 7 दिन के सिलेबस तक आना है, और वो 7 दिन के सिलेबस को फिर डेली सिलेबस में तब्दील करके आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट अमाउंट ऑफ सिलेबस दैट यू कैन कवर इन एवरी डे। और वो एक बार आपने कर लिया, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी, इट इज़ एक्चुअली अबाउट द सिलेबस दैट यू हैव टू कवर इन एवरी डे। जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा अगर तू सोच रहा है कि तुझे एग्ज़ाम देना है, तो तुझे कम से कम 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैंने तकरीबन 4 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट देके मैंने बहुत पढ़ाई की,
लेकिन मैं वेट करता रहा कि वो 18 घंटे पढ़ने का दिन कब आएगा, बट मेरी ज़िंदगी में वो कभी नहीं आया। और उसका कारण यही था कि कहीं न कहीं मैं उसको थोड़ा ठीक से समझ पाया। कहीं न कहीं मेरा स्टडी प्लान उस तरह से मैंने डेवलप किया कि मुझे कभी भी वो जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं, जो आस-पास के लोगों की वजह से बन गए हैं, कहीं न कहीं उसमें ना पड़ते हुए आई आइडेंटिफाइड माय ओन स्ट्रैटेजी प्लान, आई आइडेंटिफाइड माय ओन स्टडी प्लान एंड आई वाज़ एबल टू फोकस ऑन द की एस्पेक्ट्स दैट यूपीएससी रिक्वायर्स व्हिच इज़ प्रॉपर प्लानिंग, बट नॉट स्टडीइंग जस्ट बिकॉज़ यू हैव टू स्टडी अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स। वो ना करते हुए जो सही चीज़ है, जो सही तरीके से करनी है, उस पे फोकस करने की मैंने कोशिश की। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यूपीएससी का है वो है नोट मेकिंग। और नोट मेकिंग के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो एक साथ की जाए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 2 अलग-अलग बार पढ़ेंगे, बट 2 अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा और समझ भी थोड़ी कम होगी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ करके पढ़ना है। मैं इसको नोट्स बनाने के पढ़ने के बाद जो नोट्स बनाने का स्ट्रैटेजी है उसको मैं 5 पॉइंट फॉर्मूला कहता हूँ। आइडिया बड़ा सिंपल है कि जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करते हैं तो अब आपको थोड़ा फैक्ट्स की तरफ फोकस करना पड़ता है। आजकल यूपीएससी इनफैक्ट इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो फैक्ट्स पे उतना फोकस ना रहते हुए एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मेंस और प्रीलिम्स की पढ़ाई को इंटीग्रेटेड तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प होगी। और मेंस के लिए जब आप नोट्स बना रहे हैं तो 5 पॉइंट फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि व्हाटएवर यू स्टडी, व्हाटएवर रिसर्च यू डू बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर एंड योर ओन आर&डी, उसके बाद जब आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको सिर्फ टोटल 5 पॉइंट्स में बनाने हैं। एंड दोस 5 पॉइंट्स शुड बी मेड इन सच अ वे दैट वो 5 पॉइंट जब आप पढ़ लो, जब वो 5 पॉइंट आपने याद कर लिए, तो एग्जाम में अगर आपसे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछा गया, तो आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो 2 से ढाई पेज का आंसर लिखने में सक्षम हो, उसके ऊपर इलैबोरेट करके। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा, उससे कम लिखेंगे तो मुझे लगता है मटेरियल कम पड़ जाएगा। तो 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट फॉर्मूला इज़ अ गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट हाउ यू कैन स्कोर डिसेंटली वेल इन मेंस एग्जाम। मैं सिर्फ अथॉरिटी के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार मेंस लिखा है 4 अटेम्प्ट में और दोनों बार मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट जब मैंने पहली बार मेंस लिखा था 2016 सिविल सर्विस एग्जाम में, तब मेरे ऑल इंडिया रैंक बहुत अच्छी नहीं थी, बट मेरा मेन स्कोर सेकंड हाईएस्ट था। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ सही चीज़ें हैं जो मेंस राइटिंग रिलेटेड मैंने की हैं और शायद मुझे लगता है कि आप अगर उनमें से कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो कर पाएँगे, तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर डिसेंटली वेल एंड विदाउट ट्रबलिंग योरसेल्फ टू मच। सही तरीके से चीज़ों को समझ के अच्छा स्कोर करने के कुछ तरीके शायद मुझे लगता है आप यहाँ से सीख पाएँगे। मेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक है एसे पेपर, जिससे मुझे लगता है आजकल एस्पिरेंट्स को बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ही वेग टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बहुत ही एथिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर सवाल पूछे जा रहे हैं और एस्पिरेंट को समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी कैसे की जाए। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि आई थिंक एस्पिरेंट का फोकस गलत जगह पे जा रहा है, इस वजह से पेपर मुश्किल लग रहा है। आप फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि आपको कंटेंट कैसे बिल्ड करना है। आपको फोकस एक्चुअली इस चीज़ पे करना है कि आपको लिखना कैसे है। हाउ यू शुड रियली अटेम्प्ट द एसे एग्जामिनेशन, बिकॉज़ अगर आप उस पेपर को लिखने का तरीका समझ लेंगे, तो फिलोसॉफिकल एसेज आर एक्चुअली ईज़ीएस्ट टू राइट बिकॉज़ एवरीबॉडी कैन इंटरप्रेट द टॉपिक इन देयर ओन वे। उसके अंदर एग्जाम्पल क्रिएट करना, उसके अंदर इलिस्ट्रेशन क्रिएट करना, उसके अंदर कोट्स क्रिएट करना, वो बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू अ फैक्चुअल टॉपिक। बिकॉज़ अगर वो फैक्चुअल टॉपिक पे आपको नहीं पता, तो आपको नहीं पता। उसके अंदर आप कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक को क्रिएट करने को डील करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की है कि आपके पास जो 180 मिनट होते हैं, उसको आपको किस तरह से 100 और 80 मिनट के 2 भाग में डिवाइड करना है। फिर पहले ऐसे में आप किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आपको 40 से 50 मिनट लगाने चाहिए, लिखने में किस तरह से 50 मिनट लगाने चाहिए। वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी है कि जिससे आपको कम प्रेशर फ़ील करते हुए एक बहुत ही स्ट्रक्चर के साथ, एक अच्छे फ्लो के साथ, एक स्टोरी फॉर्मेट में आप एक एसे को अटेम्प्ट कर पाएँगे एंड आई एम 100% श्योर कि उसमें मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जीएस 4 एथिक्स। और एथिक्स का पेपर अगेन बहुत ही ट्रिकी पेपर बना जाता है जब आप यूपीएससी मेंस की बात करते हैं, बिकॉज़ नॉट मेनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट से पढ़ना है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे हमेशा कहा गया कि आप किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? व्हाई आर यू नॉट रीडिंग पर्टिकुलर बुक? तो मैं हमेशा कहता था कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जब एथिक्स का पेपर मुझसे पूछा जा रहा है, तो एथिक्स में मुझे उनसे अपने जीवन में मैंने एथिक्स को किस तरह से प्ले आउट होते हुए देखा है, शायद वो जानने में एग्जामिनर ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अब मैं आगे आपको इससे बताऊँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऐसे पेपर में मेरे एक बार 124 और दूसरी बार 118 मार्क्स हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरी जो स्ट्रैटेजी है जीएस 4 के लिए, एथिक्स पेपर के लिए, वो भी कहीं न कहीं उस तरह से बनाई गई है, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। उसी वजह से शायद मार्क्स भी मेरे अच्छे रहे हैं जीएस 4 के अंदर। तो उदाहरण के तौर पे जब मैं और मैंने इसके बारे में बुक में भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, इनफैक्ट शेयर भी किया है जो मेरे नोट्स हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जीएस 4 के जो मेरे नोट्स थे, पूरे जीएस 4 के जो मेरे नोट्स थे, वो टोटल 4 ही पेज के थे। ओनली 4 पेजेस फॉर द एंटायर पेपर ऑफ 250 मार्क्स फॉर जीएस 4। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि थियरी पे फोकस ना करते हुए मैंने ये समझने की कोशिश की कि एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, यूपीएससी को क्या अपेक्षित है कि इस आंसर में आपको लिखना क्या है। आई डोंट थिंक यूपीएससी इज आस्किंग यू टू राइट द डेफिनेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज।
But what UPSC is asking you is about how you want these values to play out in your personal life as well as in your public life when you become a civil servant. तो ये दो चीज़ों पे फोकस करके अगर आप अपने आंसर राइटिंग को फोकस करेंगे बोथ इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल एज केस स्टडीज, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की उम्मीद है और वही चीज़ें, वही थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको एस्से पेपर में भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और मेरे नोट्स जो मैंने शेयर किए हैं, मुझे लगता है उनसे बहुत अच्छी हेल्प होगी कि किस तरह से हम इस पेपर के साथ डील कर सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है यूपीएससी जर्नी का। अपार्ट फ्रॉम आंसर राइटिंग, रिवीजन, ये सब चीज़ों के बारे में बात हमने की है और मैंने बहुत बार इसको बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है कि अल्टीमेटली यूपीएससी इज अबाउट रिवाइजिंग एज मच एज पॉसिबल एंड रीडिंग एज लिटिल एज पॉसिबल, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इज एंडलेस। और इंटरनेट के ज़माने में अगर आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आपको एक कहीं ना कहीं स्टॉप लगा के उस चीज़ को रिवाइज करने पे फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद उसको आंसर राइटिंग के फॉर्मेट से या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में अगर आप उसको प्ले आउट करेंगे, उसको उस तरह से प्लान करेंगे, तो शायद ज़्यादा अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे और एग्जाम का जो फियर है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का जो एक सही तरीका है, उसको आप ढूंढ पाएंगे। मुझे लगता है कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की खासकर बात करते हैं, वो है कि हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड। आप जो बार बार आपको असफलता मिलती है, बार बार जो आपको फेलियर देखने को मिलता है, जो मैंने भी देखा है अपने जीवन में, बहुत बार देखा है, तो उससे आप कैसे डील करें? हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड, हाउ डू यू इंश्योर दैट यू क्लियर दिस एग्जाम एंड स्टिल स्टे सेन एट द एंड ऑफ द डे, इज अ वेरी क्रूशियल लर्निंग इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी मैंने कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बताने की कोशिश की है। जैसे शायद आप लोगों को ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जब मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स की ट्रेनिंग कर रहा था शिमला में 2019-18 का पेपर जब मैं लिख रहा था उस समय पे, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 9 से 5 की मेरी ट्रेनिंग रहती थी, उसके बावजूद जब मेरे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बिफोर आई हैड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जाम और द प्रीलिम्स एग्जाम, मैं फिर भी 1 से 1.5 घंटे टेनिस खेला करता था, बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड कि मेरा माइंड उस तरह से फ्रेशन अप हो, विच बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू फोकस मोर एंड आई वॉज एबल टू डू बेटर, आई वॉज एबल टू बी मोर एफिशिएंट इन अदर वर्ड्स। तो मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वेस्टफुल मानी जाती है, बट मुझे लगता है कि आज के ज़माने में विद सो मच डिस्ट्रैक्शन, सो मच अटेंशन रिक्वायरमेंट जो हमें लगती है, उसके हिसाब से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहीं ना कहीं हमारे एस्पिरेंट्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कह रहे हैं वो आपके लिए वर्क करे, ये ज़रूरी नहीं है। अल्टीमेटली इट्स अबाउट कि आप खुद की स्ट्रैटेजी ढूंढें, खुद की बात समझें और व्हाट वर्क्स फॉर यू ये आइडेंटिफाई करके आप उसको फॉलो करें। जैसे कि हमें बहुत ही सालों से ये सुनते आ रहे होंगे हम लोग कि सुनो सबकी और करो मन की। तो मुझे लगता है कि एक वो बहुत बड़ी सीख है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कि सारे टॉपर्स मेरे जैसे बहुत लोग आपके आके बहुत अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बट इट्स अबाउट हाउ यू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड हाउ यू यूज दो स्ट्रेंथ्स to create a successful mantra for success in this exam, and this is precisely what I'm trying to tell you when I talk about all these things in the book also. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की जब हम बात करते हैं, तो एक ऐसा हिस्सा है यूपीएससी एग्जाम का जो सबसे ज़्यादा भी जिसके बारे में बोला जाता है और सबसे कम भी जिसके बारे में लोगों को पता है, वो है इंटरव्यू। अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे माता पिता हों, हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे दोस्त हों, तो सबसे ज़्यादा वो आपको इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। आज आप सोशल मीडिया में देखते हैं तो भी सबसे ज़्यादा इंटरव्यू के बारे में सोशल मीडिया में बात की जाती है कि एक्चुअली होता क्या है। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था बचपन में, जब मैंने तैयारी शुरू हुई की थी, तो मुझे बोला गया कि यूपीएससी में ऐसे इंटरव्यू पूछे जाते हैं कि जैसे ही आप जाके वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा कि चलिए बताइए आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। लेकिन जब मैं एक्चुअली इंटरव्यू देने गया, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली इंटरव्यू जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ ही नहीं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ वेरी सिंपल कि जो भी कंसेप्शंस हमारे बने हुए हैं यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में, वो एक्चुअली मिसकंसेप्शंस हैं और वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, लोगों को जानकारी बहुत कम है और इसी वजह से इंटरव्यू में जाके लोग परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं लोगों के, बिकॉज दे फेस समथिंग विच दे आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ। तो मैंने ये कोशिश की है इस बार कि मैं आपको अपने यूपीएससी इंटरव्यू की पूरी जर्नी के थ्रू लेके जाऊं। इनफैक्ट मैंने आपको एक पूरा इंटरव्यू रिक्रिएट करके देने की कोशिश की है, जिसके अंदर सवाल भी मैंने आपको बताए हैं और पोटेंशियल जवाब भी मैंने आपको बताए हैं, जिससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि हाउ इज़ द फील ऑफ द इंटरव्यू। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको किस तरह से बिठाया जाता है, कौन कहाँ पे बैठता है, कितने लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं, आपको किस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है, आपको किस तरह से अंदर जाना है, किस तरह से बाहर आना है, क्या पहनना है। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपके कॉन्फिडेंस पे प्ले आउट करती हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। और जो आपने इतनी साल भर पढ़ाई की है, इतनी साल भर आपने मेहनत करी है, वो एक सिर्फ बहुत ही छोटी चीज़ की वजह से ख़राब ना हो और आपका स्कोर अच्छा हो। मैं आपसे इस बारे में बात इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने दोनों इंटरव्यूज़ दिए उसमें मेरे स्कोर में बहुत वेरिएशन था। जो पहला इंटरव्यू मैंने दिया उसमें जो एक्सपीरियंस मेरा रहा उसमें मेरे टोटल 124 मार्क्स आए 275 में से, और उसका
मेजर रीज़न वही रहा कि जो चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें थी, जो शायद मुझे पता होनी चाहिए थी और अगर मुझे पता होती, तो शायद मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा अच्छे से इंटरव्यू को डील कर पाता, वो मैंने नहीं की। और 124 मार्क्स अगर इंटरव्यू बोर्ड आपको देता है, तो इसका मतलब यही है कि यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड ये कह रहा है कि आप शायद सर्विस में नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी बार जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा और मैंने ये जो छोटी-छोटी चीज़ें थी, ये सब जो मैंने करेक्ट की, इसके बाद मेरा स्कोर 124 से 184 तक पहुँचा और उसकी वजह से शायद मुझे ऑल इंडिया रैंक 6 2018 के एग्ज़ाम में प्राप्त हुई और आज मैं आप सबके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। एक और मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यूपीएससी इंटरव्यू का, वो कहीं न कहीं है कि इट इज़ एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस। कि आप जब वो 25 से 30 मिनट के इंटरव्यू में बोर्ड के सामने बैठे हैं और 5 लोग बहुत ही क्लोज़ली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देन हाउ शुड यू बिहेव सो दैट यू आर एबल टू फाइंड द राइट स्पॉट जहाँ पे आपके मार्क्स इमीडिएटली इंक्रीज़ हो जाएँ। मेरे साथ इंटरव्यू में ऐसा ही कुछ हुआ जब मैंने 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया। उसमें जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो शुरुआत के 15 से 20 मिनट, टोटल 25 मिनट का इंटरव्यू था। शुरुआत के 20 मिनट तक कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरव्यू नहीं चल रहा था। इनफैक्ट मेरे मन ही मन में ये बात चल रही थी कि शायद बहुत अच्छे मार्क्स मेरे इंटरव्यू में नहीं आ पाएँगे। बहुत ही एवरेज तरीके से सवाल-जवाब चल रहे थे एंड इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने सामने देखा टेबल के, तो मैंने ये देखा कि जो मेरे चेयरपर्सन थे, वो एक्चुअली हेड डाउन करके सो रहे थे। एट लीस्ट इट सीम्ड सो। बट मुझे बहुत डर लगा उस बात का, मुझे बहुत घबराहट हुई बट कहीं न कहीं मैंने अपने आप को सँभाला और पेशेंस के साथ मैंने उस लास्ट मौके का वेट किया, जहाँ पे एक लेडी इंटरव्यू में बैठी थी। उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी के बारे में एक सवाल पूछा और उस सवाल में भी 2 मौकों के बाद जब तीसरा मौका आया, उस मौके पे मैंने रियलाइज़ किया कि अगर इस मौके पे मैंने अच्छा जवाब नहीं दिया, तो शायद पिछली बार जो मेरी कहानी रही थी, वही कहानी फिर से होगी और उस कहानी के साथ शायद मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैंने इतना वेट किया और अपने आप को लूज़ नहीं किया, उस वजह से उस मौके का फ़ायदा उठा के, उस किताब के बारे में जो नॉन फ़िक्शन बुक जो जिस नॉन फ़िक्शन बुक के बारे में मुझसे पूछा गया था, उस नॉन फ़िक्शन बुक के बारे में जब मैंने बात की और उनको जवाब दिया, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरा जो स्कोर था, वो 150 से 184 तक पहुँच पाया और उसी वजह से शायद मेरी रैंक में बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी हुआ। So I think it is very important that you wait for the right moment in the interview. And if you wait enough and if you are smart enough, you can actually lead the interview in a direction where you're able to score well. और इसी के कुछ ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स हैं यूपीएससी इंटरव्यू के जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जिसको हम डैफ कहते हैं, वो किस तरह से भरना है, उसके अंदर किस प्रकार की डिटेल्स देनी चाहिए। मैंने जो 2 डैफ भरे हैं उसमें बहुत ही डायमेट्रिकली ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एक बहुत ही डिटेल्ड है, एक बहुत ही इनोवेटिव है। तो कौन-सा मेथड बेटर है? आपको कार्डर प्रेफ़रेंसेस, सर्विस प्रेफ़रेंसेस किस तरह से भरने चाहिए? क्या कंसिडरेशंस आपके दिमाग में होने चाहिए? मैंने क्या किया था? उसके भी स्क्रीनशॉट्स मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द यूपीएससी इंटरव्यू, जहाँ पे यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। कि अगर आपसे इंटरव्यू में 50 सवाल पूछे गए हैं, तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि आपको 50 के 50 सवालों का जवाब आता हो और एक्चुअली 25 मिनट में 50 सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता है। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि आप ना कैसे बोलते हैं और एग्जामिनर को उस चीज़ का बुरा भी क्यों नहीं लगता है। तो आई थिंक उसके 8-10 तरीके हो सकते हैं ना बोलने के, वो 8-10 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है द एग्जामिनर विल नॉट फील यू नो ही और शी विल नॉट फील कि आपने बार-बार उनको ना बोला है, बट फिर भी आप ना बोल के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएँगे। और कहीं न कहीं आप एग्ज़ाम में इंटरव्यू के दौरान सही मौका ढूँढ के, सही तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँगे और एक अच्छी रैंक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप प्राप्त कर पाएँगे। यूपीएससी फाइल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा जो मैंने अपने जीवन का आपके साथ शेयर किया है, वो है जब मैं आईएएस बन गया, उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग के लिए मसूरी गया, हमारे जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सभी को मालूम है कि लबसना जो मसूरी में हमारी ट्रेनिंग अकेडमी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जाने का सब लोग सालों-साल इंतज़ार करते हैं। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जब मैं वहाँ गया, तब मेरी फीलिंग कैसे थी। एक्चुअली मैंने ये भी बताया है कि जब मैं ऑडिट एंड अकाउंट्स में था, जब 2017 बैच का मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर बना, जब मुझे 366 रैंक आई थी। तब जब मैं अकेडमी में गया था, तब मेरे दिमाग में क्या फीलिंग्स थी, तब मुझे क्या फ़ील हो रहा था और जब मैं एक्चुअली आईएएस बना और मैं हक के साथ जब लबसना गया, तब मेरे दिल में क्या चल रहा था। एक इंसिडेंट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जब मैं वहाँ पे गया 2017 में, तब वहाँ पे सारे मेरे बैचमेट्स जो ऑडिट एंड अकाउंट्स के थे, वो लबसना ट्रैक सूट्स खरीद रहे थे और मुझे भी बोल रहे थे कि ट्रैक सूट्स खरीदो बिकॉज़ ये तो लबसना का ट्रैक सूट है। और मैं कहीं न कहीं उन्हें मना कर रहा था बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि मैं डिज़र्व नहीं करता। आई हैड दिस वेरी पिक्यूलियर फीलिंग कि जब तक मैं इसको डिज़र्व नहीं करूँगा, मैं इसको नहीं पहनूँगा। और जब मैं उसको डिज़र्व करके पहन रहा था 2019 में, तो वो फीलिंग किस तरह की थी? वो कुछ ना कुछ किस्से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ट्रेनिंग किस तरह की होती है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी-सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और वहाँ से लेते हुए सर्विस में आना और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सर्विस में आने के बाद एक ये सवाल सबके मन में रहता है कि इज़ इट रियली वर्थ इट?
उसका एक बहुत ही सिंपल शब्द में जवाब यही है, एब्सोल्युटली यस। बिकॉज़ मुझे नहीं लगता है कि भारत में और कोई भी नौकरी ऐसी है और कोई भी व्यवसाय ऐसा है, जो आपको इतना बड़ा स्केल, इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका आपको कोई भी और सर्विस दे सकती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जगह पॉसिबल है, जब आप एक आईएएस ऑफ़िसर हो। आप किसी भी इंसान के जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने का एक आपके पास अवसर रहता है, जो शायद हम जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, शायद हमें रियलाइज़ नहीं होता है और शायद हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस समय समझते भी नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब मैं गढ़चिरौली में था, महाराष्ट्र के जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो काम करते हुए मुझे एक दिन एक 85 ईयर ओल्ड इंसान मिलने आए और उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं 24 साल से कोशिश कर रहा हूँ और मैं 3 बार हाई कोर्ट से जीत के आया हूँ, लेकिन कोई भी फील्ड मशीनरी मेरी हेल्प नहीं कर रही है और ये जो मेरे पैसे हैं, मुझे रिकवर करके नहीं दे रही है। मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये शायद उस इंसान का फेलियर नहीं है, ये शायद उस मशीनरी का फेलियर नहीं है, बट ये शायद हम जैसे अधिकारियों का फेलियर है जो इतना पढ़ लिख के आते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों की सर्विस के लिए पब्लिक सर्विस के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो जो चीज़ हमें करनी चाहिए थी फील्ड पे जाके वो हम नहीं कर पाए। तो मैंने कहीं न कहीं उसको मिशन समझा अपना, बहुत ही छोटी इंसिडेंट है और 1 महीने बाद हमने उस इंसान के जो 24 साल से इंतज़ार कर रहा था न्याय का, उसको न्याय दिलाया और उसके जो पैसे रिकवर करके देने थे, वो पैसे रिकवर करके उसको हमने दिया और उस इंसान का 24 साल का न्याय मिलने का सफ़र कहीं न कहीं वो ख़त्म हुआ उस दिन। मुझे लगता है कि जब भी मैं आज से 20 या 30 साल बाद भी जब अपनी जर्नी को देखूँगा, तो मुझे ये इंसिडेंट हमेशा विविडली याद रहेगा बिकॉज़ यही कुछ ऐसे लम्हे होते हैं आपकी सर्विस में, जो आपको इतना इम्पैक्ट कर जाते हैं कि आपको लगता है कि दीज़ आर द मोमेंट्स बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई स्टडीड सो हार्ड। आई स्पेंट सो मेनी इयर्स ऑफ माय लाइफ प्रिपेयरिंग, आई सैक्रिफाइस सो मच। मैंने अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फ्रेंड्स लाइफ सब कुछ सैक्रिफाइस की क्योंकि मैं यहाँ पे होना चाहता था, मैं ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता था, जो शायद कहीं और मैं नहीं क्रिएट कर पाता। मुझे लगता है ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली आपको कि हाउ दिस जर्नी प्लेज़ आउट एंड ये जो जर्नी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, राइट फ्रॉम प्रिपरेशन टू बीइंग एन ऑफिसर एंड एक्चुअली क्रिएटिंग इम्पैक्ट, एक्चुअली वर्किंग फॉर द पीपल, ये किस तरह से प्ले आउट होती है, किस तरह से आप इस जर्नी को जीते हैं और कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से ये जर्नी आपको जीती है और इवेंचुअली इसको जब आप हाइंडसाइट में देखते हैं तो किस तरह से आप बहुत ही सैटिस्फैक्शन के साथ, बहुत ही संतुष्टि के साथ आप आगे बढ़ पाएँगे और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपने अपने जीवन में सही किया। तो ये इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये बात पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड द फ्यूचर। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की।
मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।